बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। इसके अंदर हमने अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया था लास्ट 2 लेक्चर्स में। आज हम देखेंगे लवण, साल्ट। इसके बारे में सूक्ष्म परिचय यहां पर हम देखेंगे। साल्ट क्या होते हैं? देखिए, लवण क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण। अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो इनकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो उत्पाद हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा था, मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको बताया था कि अम्ल और क्षार के मध्य जो क्रिया होती है इसमें जो लवण बनते हैं, ठीक है, और अम्ल और क्षार जो है वो परस्पर क्रिया करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। इसका मतलब ये अपने अपने गुणों को खो देते हैं। ये क्या करते हैं? अपने गुणों को खो देते हैं। ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ये उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ये नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर जो है आपका, उसके अंदर हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। उसके अंदर डिटेल से अपन ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपन को ये समझना है केवल कि लवण किस प्रकार बनते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण बनते हैं। लवण जो होते हैं यानी ये लवण के निर्माण की जो क्रिया है, ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है कि लवण निर्माण के बाद अम्ल और क्षार जो है वो अपने अपने गुणों को खो देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। और ये क्रिया कैसी होती है? अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्मा की दृष्टि से ऊष्मा अवशोषण या ऊष्मा या तो अवशोषित करती है या उत्सर्जित करती है। तो ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है बाहर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन लवण जो है ये किस प्रकार के होते हैं, इनके सामान्य गुण देखें तो इसमें सामान्य गुणों में ज्यादा कुछ अपन को अध्ययन नहीं करना है, केवल ये देखना है सबसे पहले तो कि लवण जो है इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? उच्च होते हैं। ठीक है। यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं इनके। ठीक है। दूसरा, ये अधिकांश क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं?
क्रिस्टलीय रूप में, यानी अधिकांशतः लवण जो हैं इनके क्रिस्टल पाए जाते हैं प्रकृति में, तो ये अधिकांशतः क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। कुछ लवण जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके क्रिस्टल में जल के अणु भी साथ में पाए जाते हैं। तो ऐसे जल को जो कि किसी लवण के क्रिस्टल में, किसी लवण के अणु में पाया जाता है, ठीक है, कोई लवण है, उस लवण के अणु में जो जल साथ में योजित अवस्था में पाया जाता है, उस जल को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं उस जल को? क्रिस्टलीय जल। उस जल को कहा जाता है क्रिस्टलीय जल, ठीक है। अब ये क्रिस्टलीय जल क्या होता है? क्रिस्टलीय जल क्या होता है? क्रिस्टलीय जल कैसे कहते हैं? तो किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। कोई भी लवण है, ठीक है, उस लवण के किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलीय जल कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रिस्टलीय जल क्या होता है? परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्रिस्टलीय जल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। क्रिस्टलीय जल क्या होता है? किसी भी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलीय जल कहलाती है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। यहाँ पर क्रिस्टलीय जल के एग्जाम्पल्स देखें, जैसे CuSO4.5H2, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, इसको बोलते हैं अपन नीला तोता। तो इसके एक अणु में जल के कितने अणु हैं? 5 अणु। तो ये क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय जल। क्या कहलाता है? ये क्रिस्टलीय जल, ठीक है। इसी तरह देखें आप FeSO4.7H2O, ठीक है, ये भी क्या है यहाँ पर? क्रिस्टलीय जल। इसी तरह और देखें अपन CaSO4.2H2O, ठीक है, ये क्या है? जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। इसमें भी 2 अणु जल के इसमें संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी क्या है? क्रिस्टलीय जल। और देखें Na2CO3.10H2O, ये भी क्या है? क्रिस्टलीय जल। ये क्या है? कपड़े धोने का सोडा। ये जिप्सम, फेरस सल्फेट यानी हरा कसीस, ये नीला तोता, ठीक है। और देखें अपन तो फिटकरी का सूत्र देख सकते हैं, जैसे K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ये भी क्या है? क्रिस्टलीय जल, ठीक है। और इस क्रिस्टलीय जल की उपस्थिति के कारण ही, जैसे फिटकरी है, फिटकरी को जो अपन गर्म करते हैं तो वो फूल जाती है। क्यों फूलती है? क्योंकि क्रिस्टलीय जल जो है वो वाष्प बनकर बाहर निकलता है, जिसके कारण वो फूल जाती है, ठीक है। तो ये लवणों के बारे में सामान्य परिचय। अब लवण जो है ये, चूंकि इनका निर्माण किससे हो रहा है? अम्ल और क्षार से, ठीक है। अब अम्ल और क्षार ये इनकी क्रियाशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जैसे अम्ल है, क्रियाशीलता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल, ठीक है। इसी तरह क्षार भी उनकी क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार।
ठीक है। अब अपन को पता है अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करें, कौन कौन, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करें तो बनेगा तो इससे लवण ही, ठीक है। लेकिन ये लवण कैसा होगा, उदासीन होगा, कैसा होगा, पूर्णतः उदासीन होता है लवण, ठीक है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, आगे भी अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया वहां पर अपन को पढ़नी है और वहां पर अपन इस चीज को डिटेल से लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि अम्ल जो है क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार भी क्रियाशीलता के आधार पर दो प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है। अब मान लीजिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो इससे बनने वाला लवण जो है वो कैसा होता है, उदासीन, यानी यहाँ पर उदासीन लवण बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, यदि मान लीजिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ये परस्पर क्रिया करेंगे तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो इनसे बनने वाला लवण जो है वो कैसा होता है, अम्लीय, कैसा होता है, अम्लीय लवण बनता है। यानी लवण का जो पीएच है वो सामान्यतः कितना रहता है, 7 रहता है, लेकिन यहाँ पर कैसा रहेगा पीएच, 7 से कम हो सकता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो कैसा लवण है, अम्लीय, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो इससे बनने वाला जो लवण है वो कैसा होगा, उदासीन लवण, और इसका पीएच भी कितना होगा, 7। पीएच क्या होता है ये अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कि मान लीजिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो इससे क्या बनेगा, तो इससे बनने वाले जो लवण होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके क्षारीय लवण, ठीक है। और इसका जो पीएच होगा 7 से अधिक होता है, ठीक है। इसमें से एक सामान्य जो है लवणों के बारे में आपको सामान्य चीजें मैंने बताई, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं परस्पर तो उदासीन लवण बनता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो इससे अम्लीय लवण बनता है, इसका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। इसके बाद यदि मान लीजिए दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो इससे उदासीन लवण का निर्माण होता है, इसका पीएच 7 होता है। और यदि मान लीजिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो इससे बनने वाला लवण कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। इसका पीएच 7 से थोड़ा सा अधिक हो। तो ये लवणों के बारे में सामान्य चर्चा। इसके बाद अम्ल और क्षार, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अपन को पढ़ना है। ये तो अपन एक सामान्य परिभाषा, सामान्य विशेषताएं देखी अम्ल और क्षार की। अब थोड़ा सा अपन रसायन विज्ञान के अंदर घुसे तो अम्ल और क्षार को बाद में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो आपकी जो पुस्तक है इस लेसन के अंदर जो है अपन को 3 संकल्पनाएं पढ़नी है। सबसे पहली है आरेनियस संकल्पना, ठीक है, आरेनियस संकल्पना। दूसरी संकल्पना है आपकी ब्राउनस्टेड लॉरी संकल्पना। और तीसरी है आपकी लेविस या लुईस संकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अम्ल और क्षार के बारे में हमें 3 संकल्पनाएं यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले आरेनियस संकल्पना, दूसरी ब्राउनस्टेड लॉरी संकल्पना और तीसरी है लेविस या लुईस संकल्पना। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, आरेनियस संकल्पना।
सबसे पहले आरेनियस ने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया और अम्ल और क्षार के बारे में या विभिन्न पदार्थों को अम्ल और क्षार में उन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इनकी जो संकल्पना थी आरेनियस की, वो हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर आधारित थी। ठीक है, तो इन्होंने अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया? तो सबसे पहले इन्होंने अम्ल को किस तरह परिभाषित किया वो देखेंगे हम। अम्ल क्या होते हैं? तो इनके अनुसार वे पदार्थ, साथ में आप नोट डाउन करते जाएंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H प्लस है। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। सीधी सी एकमात्र लाइन की परिभाषा आपको क्या, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल देखें अपन इसका, HCl, ठीक है, इज इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, किसमें है ये? जलीय विलयन। जलीय विलयन को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? एक्वस सॉल्यूशन, और शॉर्ट में इसके लिए क्या लिखते हैं? AQ। ठीक है, AQ जहां पर लिखा हो इसका मतलब वो क्या है? जलीय विलयन। ठीक है, इसी तरह अपन और देखें, HNO3 इज इक्वल टू H प्लस प्लस NO3 माइनस। ये भी किसमें है? सब जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इसी तरह और देखें अपन, CH3COOH इज इक्वल टू H प्लस प्लस CH3COO माइनस। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये सभी जो पदार्थ हैं यहाँ पर वो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सभी H प्लस आयन दे रहे हैं जलीय विलयन में। इसलिए इन सभी को उन्होंने अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया। ये सभी क्या हैं? अम्ल हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं, इसलिए इनको उन्होंने क्या कह दिया? अम्ल कह दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने बताया कि अम्ल जो हैं इनमें भी उन्होंने कुछ चीजें देखी विशेष रूप से, कि कुछ अम्ल तो ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, यानी जलीय विलयन में पूरी तरह से ये H प्लस और Cl माइनस आयनों में विभक्त हो गए। तो कुछ यौगिक तो ऐसे हैं, कुछ अम्ल तो ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह अपने आयनों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह अपने आयनों में विभक्त नहीं होते। तो इस आधार पर जो है इन्होंने अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? दो भागों में अम्ल। तो इन्होंने बताया कि क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? क्रियाशीलता के आधार पर। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो इन्होंने बताया कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित
कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके पास जितने भी H+ आयन है वो सारे के सारे उसने जल में दे दिए, यानी जल में वो वियोजित हो गए सारे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जल में क्या हो गया, पूरी तरह आयनित हो गया। जितने भी H+ आयन इसके पास थे वो सारे इसने जल में छोड़ दिए। इसलिए इसको एग्जाम्पल देखें अपन, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, जैसे HCl, ठीक है, HNO3, H2SO4, ठीक है, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल। क्या कहलाते हैं? ये सब प्रबल अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। दूसरे हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल, H2CO3, ये सब क्या है, एक प्रकार के दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में जो है पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी सभी हाइड्रोजन आयनों को ये जलीय विलयन में नहीं त्यागते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से आर्हेनियस ने जो है अम्लों को परिभाषित किया और उनको वर्गीकृत करने का भी उन्होंने प्रयास किया। एक बार फिर देख लीजिए, अम्ल क्या होते हैं आर्हेनियस के अनुसार? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण देखे तो ये सभी पदार्थ जो है जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, अम्ल कहा गया। अब आर्हेनियस ने जो है क्रियाशीलता के आधार पर अम्लों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 2 भागों में, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक, आगे अपन देखेंगे प्रबल अम्ल जो है, यहाँ पर अपन ने जो उदाहरण लिए हैं, तो खनिज अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, तो दुर्बल अम्ल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, यानी जितना H+ आयन के पास है हाइड्रोजन आयन, वो जल में उसको नहीं त्यागते, इसलिए ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आर्हेनियस ने अम्लों को 2 वर्गों में विभाजित किया। इसके बाद हम देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।